गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग विद मीन में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक की, जो कि परीक्षा धाम पब्लिकेशन की आती है गाइस। और ये उनका प्रथम संस्करण है इस बुक का। तो मैं इसको आपको इसलिए रिकमेंड करूँगी, जो MPPSC जो प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 24 अप्रैल को होने वाला है, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। MP का वेटेज आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश PSC में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और प्रीलिम्स के पेपर में और मेंस के पेपर में भी इसका अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। ये बुक इन्होंने जो इनका जो प्रथम संस्करण आया है गाइस, ये बिल्कुल MPPSC को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया है। और बिल्कुल ये जो सिलेबस दिया है उसी की तरह इनको सिलेबस ओरिएंटेड इन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन किया है। इस बुक को पढ़ने के बाद ये मेरा आपको प्रॉमिस है कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स के लिए ये बुक पढ़ लेते हैं तो आप अगर ये इसकी इतनी मोटाई है, अगर व्यापम का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे मध्य प्रदेश का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और MPPSC प्रीलिम्स के लिए तो ये है ही बहुत अच्छी। इसमें एक क्वालिटी और है गाइस, इस बुक में आपको मैपिंग, फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। इसके लिए आपको 1000 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा MP कवर किया हुआ है। MP में भी इन्होंने जो आर्थिक यानी कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कला संस्कृति सभी को अलग अलग इन्होंने यहाँ पे बांटा हुआ है। और काफ़ी अच्छे से भौगोलिक पार्ट सभी को काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ मेरी ओपिनियन, तो MPPSC प्रीलिम्स के लिए मध्य प्रदेश के पढ़ने के लिए ये सबसे बेस्ट बुक मुझे मार्केट में अभी तक लगी। तो इसके बाद गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पे होने वाला है, जो MPPSC का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थर्ड पेपर है, उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए थे। तो उनके लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए एक थर्ड पेपर के लिए एक अच्छी बुक है, उसका मैं रिव्यू करूँगी। तो चलते हैं, अभी इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने खुद ने बुक खरीदी है और इसको अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू आपको दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलें इसको और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी यहाँ जूम करके मैं आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे होंगे। देखो, इन्होंने मतलब अपना जो इंडेक्स है ना, उसको भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश एक दृष्टि में दिया है, इसमें 4 टॉपिक हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसके पड़ोसी राज्य और संभाग और पुनर्गठन, ये सामान्य परिचय दिया हुआ है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल, तो इसमें जो भौगोलिक स्थिति है, ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक, ये आप देख पा रहे होंगे, इतनी इन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो डाटा है वो आपको मिलेगा। इसमें गलतियाँ बिल्कुल न के बराबर हैं गाइस इस बुक में। और मैं जिसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है। आप बस एक बार ख़रीद लो इसको और एक बार अच्छे से इसको पढ़ डालो। आपको 1% ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी या हमको ये नहीं लेना थी। आगे हम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो ये इतने टॉपिक इन्होंने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, जैसे परिवहन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग, योजना आयोग, लोक कल्याणकारी योजनाएं, पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या परिदृश्य, ये यहाँ पे इन्होंने इनको डिफाइन किया टॉपिक। और इसके बाद हम देखेंगे तो राज्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, ये सारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यहाँ पे इन्होंने आयोग, जो मध्य प्रदेश से संबंधित आयोग हैं, MPPSC में भी पूछे जाते हैं। 10 आयोग आपको दिए गए हैं, जिसमें आपको सेंट्रल स्टेट दोनों पढ़ने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। 5 आयोग यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, तो कला संस्कृति में आप देख सकते हो इतने सारे ये पार्ट यहाँ कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक वाइज इन्होंने पेज नंबर यहाँ इंडेक्स में दिया हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, जो प्राचीन, मध्यकालीन और जो मॉडर्न हिस्ट्री है MP की, वो भी यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है। आप जानते हो MPPSC को हिस्ट्री कितनी पसंद है, और अभी मध्य प्रदेश में तो उन्होंने अलग से दे दिया है। फिर इसके बाद इतना पढ़ने के बाद गाइस इसमें आपको मिलेगा तो मध्य प्रदेश का आधुनिक भारत, ये तीनों पोर्शन हमने देख लिए, एंशिएंट, मिडाइवल और ये मॉडर्न, तो तीनों आपको MP का यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस यानी कि विविध का भी पार्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें हम MP का जो खेल परिदृश्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और ये मतलब प्रमुख व्यक्तित्व आपने देखा होगा सिलेबस में, और संचार व्यवस्था, पत्रिकाएं,
प्रसिद्ध स्थलों के उपनाम प्रथम, मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा, और ये भवनों की नामों स्थिति, नदियों के किनारे बसे, मतलब जो जिलेवार स्थिति, मतलब जो विविध में जो होता है वो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे आपको किताब पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इन्होंने सावधानियाँ दी हैं, मतलब बिल्कुल आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। फिर आप जरा ये देखिए, एक एक चित्र के सहित इन्होंने चीज़ों को दर्शाया है। चित्र जब हम देखते हैं ना गाइस, तो चीज़ें दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं और लंबे टाइम तक हमारी मेमोरी में सेव रहती हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ में फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये आपको बहुत नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन मैं इनके एक चीज़ बताऊं कि एक तो फ्लो चार्ट है ही, सबसे खास जो है ना इनका नक्शे हैं। आप इनके मैप देखिए गाइस, ये बिल्कुल हैंडमेड मैप्स हैं, ये हाथ से बने हुए मैप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक एक ज़िले को दर्शाया। ये पहला मैप आप इस किताब का देखिए, इसी से अनुमान लग जाएगा आपको। किताब बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पे देखिए, ये पड़ोसी राज्य हैं, ये हैंडमेड मैप हैं सारे, और ये पड़ोसी राज्य हैं। ये देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले। तो कहाँ से कौन सा टच करता है ये भी दिया है, डायरेक्शन भी दिए। अगर आप बिगिनियर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे अच्छी होने ही वाली है, लेकिन अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो भी रिवीजन के लिए, फटाफट रिवीजन के लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। फिर यहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं हमारे, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से 13 ज़िले, मध्य प्रदेश के कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, वो भी दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा इसमें से ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आपको मैं बताऊँ, ये तो बहुत नॉर्मल से टॉपिक हैं, आपको मैं दूसरी जगह ले चलूँ। जैसे कि ये कृषि वाला पोर्शन आप देखेंगे, तो मध्य प्रदेश में कृषि, तो मृदा, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उसको यहाँ कवर किया है फ्लो चार्ट के द्वारा। फसलें मेनली तो खरीफ, रबी और जायद फसलें। बागवानी में फल, सब्जियाँ, मसाले। सिंचाई साधन क्या क्या है मध्य प्रदेश में, कुएँ, नहरें, तालाब, अन्य और अनुसंधान केंद्र। साथ में यहाँ पे इस किताब में आपका जो ट्रेडिशनल जीएस के साथ साथ है ना गाइस, इसमें उन्होंने जो कवर किया है वो करंट को भी कवर किया है, इसलिए भी ये बुक खास हो जाती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये करंट आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड अभी तक कितनी बार मिल चुका है, तो ये 7 बार, ये 7वीं बार है ना। तो यहाँ पे आपको करंट का भी मिक्सअप मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे मिट्टी, तो मिट्टी, एक एक मिट्टी को पॉइंट वाइज दिया गया। अगर आप मेंस के पर्पस से भी अगर प्री अच्छे से पढ़ लेते हो इस बुक में से एमपी, तो आपको मेंस के लिए भी काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी इसमें से गाइस, क्योंकि अभी वर्ड लिमिट एमपीपीएससी मेंस में बहुत कम कर दी गई है, तो ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को देख सकते हो, लाल पीली मिट्टी की विशेषताएँ पॉइंट वाइज दी गई हैं, है ना। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फसलों का इन्होंने डिवाइडेशन किया है। तो रबी की कौन सी है, खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, अन्य, मतलब बिल्कुल अपन अपनी कॉपी में नोट्स नहीं बनाते हैं, सेम वैसे ही इन्होंने नोट्स बना के दिए। अच्छा, फिर टेबल फॉर्म में कि खरीफ की फसल प्रकार क्या है, तो भैया मानसूनी प्रकार की है। रबी की शीतकालीन है, मतलब ये सर्दियों में बोई जाती है ना। और ये जायद गर्मियों की फसल है। हम जानते हैं कि मेनली जो अप्रैल मई में बोई जाती है, सब्जी वगैरह जो हम लगाते हैं उनको जायद फसलों में ही रखा जाता है। फिर बुआई का टाइम ये दे रखा है, कटाई कब की जाती है वो, और उदाहरण भी दे रखे हैं। मध्य प्रदेश की मृदा का विस्तृत अध्ययन हेतु, मतलब इन्होंने इसमें यहाँ पे मिट्टियों को कवर किया है ये फ्लो चार्ट में, और मिट्टियाँ यहाँ ऑलरेडी इन्होंने दे दी हैं, तो ये लाइन लिख के दी है। ऐसे ही मैं आपको और भी टॉपिक बताऊँ, जैसे आप ये मैप देख पा रहे होंगे, अभ्यारण्य को यहाँ पर दर्शाया है इन्होंने गाइस। तो मतलब आप खुद देखिए ना कि इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से जो है हैंडमेड मैप में ये सारे अभ्यारण्य की एक एक की कौन से ज़िले में कौन सा है इसकी इन्होंने लोकेशन यहाँ पर सेट की है। अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे तो क्यों दिमाग में नहीं जाएगी, आप बताइए। यहाँ पर नौरादेई कहाँ है, तो नौरादेई की लोकेशन सागर में आ रही है। रानी दुर्गावती दमोह में है। ये हम टेबल फॉर्म में याद कर लेते हैं, लेकिन एम टाइम पे हमको याद नहीं आता, कन्फ्यूजन रहता है कि ये हमने कहाँ पढ़ा था। तो जब मैप से स्टडी करेंगे तो भौगोलिक जो पार्ट है, चाहे वो भारत का हो
या फिर एमपी के रिगार्डिंग में हो या वर्ल्ड के रिगार्डिंग में हो, वो आपको मैप स्टडी ही करना चाहिए। और उसके लिए भी ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाती है। चित्र भी है, फ्लो चार्ट भी है, मैप भी है, करंट भी है और ट्रेडिशनल जीएस भी है। और सारा जो जीएस है वो एक जगह आपको मिल रहा है। उसके लिए मैंने अभी कहा आपसे 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे इन्होंने ये मध्य प्रदेश में पशुपालन को इतने अच्छे से, मतलब एक एक टॉपिक इन्होंने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है गाइस कि आप सच में ये बुक ले लीजिए बस। पशुपालन हम देखेंगे तो कौन कौन से पशु जनगणना कब हुई, प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है ना, संबंधित पशुओं से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, अन्य तथ्य ये हम पढ़ रहे हैं। इनका मैप, तो मैप के हिसाब से देखिए मंदसौर जिले में सर्वाधिक ऊँट हैं, धार में बकरियां हैं, बुरहानपुर में लोकेशन सेट की न्यूनतम पशु वाला जिला है ये, ठीक है। न्यूनतम के बाद सर्वाधिक पशु तो भैया सीधी में ये दे रखा है यहाँ पे। सर्वाधिक गौवंश यानी कि गाय, रीवा में सर्वाधिक सुअर और गौवंश। फिर टीकमगढ़ में हम देखेंगे सर्वाधिक पशु का घनत्व है और होशंगाबाद में न्यूनतम यानी कि मिनिमम डेंसिटी आपको मिलेगी। तो इन्होंने मैप से पहले क्लियर कर दिया। उसके बाद ये कि पशु को यहाँ पर डिफाइन किया है कि इनकी प्रजातियाँ क्या होती हैं। जैसे गाय की तो टेबल फॉर्म में भी दिया है, तो गाय मालवी, साहीवाल, थारपारकर, दहाड़पारकर, गिर, जर्सी, निमाड़ी ये पूछा जाता है। विशेष क्या है तो निमाड़ की रानी बोलते हैं निमाड़ी को, मालवा को मालवा की रानी। ऐसे कड़कनाथ हम जानते हैं कि अलीराजपुर और झाबुआ में देखने को मिलता है।